वेलकम बैक सामीन कराम। वो था बिजली वालड़िया ओए गल भुली ना ओ तू ता मोले अमलक रियाज जितने मंगी सिक्का दी नहीं यार। हाँ यार नहीं, अब तो काफियत से खराब ना करें बुखारी साहब। अच्छा। वो जो के हैं बहुत बड़े फैयाज, ये खाने खिलाते हैं भाई। अच्छा, अच्छा। और ये जो कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले हैं ना काज़मी साहब, बड़े चौकस हैं। ये कहते हैं अगर आपने हड्डियों में से कोई किसी के खरबों डॉलर निचोड़ लिए हैं तो यार 2-4 लुक में उसको दे के बोलो हमने बड़ी सोशल कारपोरेट CR कर दिया कितने चौकस हैं बोल गेट। मैंने कहा बोल गेट बड़ा अच्छा आदमी है यार, ये देखो इतने पैसे। एक सहाफ़ी ने बताया, एक हमारी मैडम है उनको वहाँ पे अमेरिका में, उसने कहा मैंने शख्स से बड़ा जालिम आदमी कोई नहीं देखा। आप क्या कह रही हैं? ये लोग वो हैं जो खून के आखिरी कतरा निचोड़ के जब कुछ नहीं रह जाता तो गली सड़ी हुई द्रिप की बोतल लगा देते हैं उसको ग्लूकोज, जिसकी वजह से नहीं कोई जिंदा रह सकता। ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सारी दुनिया को लूट के फ्रॉड करके 4 आपने रोटी खाने खोल के आप कहते हैं कि हम बड़े माशाअल्लाह बहुत चौकस हो गए। एक दफ़ा मेरी मुलाकात हो गई सिंगापुर, मैंने अपने साहब का सामान उठा, आगे खड़े थे, इतने दुखी हुए मुझे देख के ये गरीब का बच्चा कैसे सिंगापुर आ गया एयरपोर्ट। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहते यार वो वहाँ पे मैच है, पता नहीं किस इंडोनेशिया में कहीं हो रहा था। मैंने कहा मैं तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ मलक साहब, वहाँ पे मैच नहीं है मैं इसलिए जा रहा हूँ। मैं कभी कभी मैच नहीं भी देखने को मैं कहा मैच कभी कभी नहीं भी मैच देखने को करता, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हैं आप अरियाम साहब? मैंने कहा मैं बस जा रहा हूँ भाई, मैं मैच देखना चाहता तो अब बताएं कौन सी दफा लगती है? अरियाम साहब दफा से पहले थोड़ी सी एक बात, आम तौर पे दफा कर दिए नहीं, कोई साथ आ जाते दफा कर दिए दफा, अब और बात कहती है मैं दफा के साथ अरियाम साहब वही दफा ही लगाने लगा हूँ। कोई वाकया होता है बड़ा, किसी एक पे लगा दिया जाता है, मसलन कोई धमाका हुआ जी फलां तालिबान ने किया, कोई लश्कर जंगवी ने किया या राक। बात ये है वरियाम साहब के जब दफ़ा होती है, एक दफ़ा 34 है PPC की, दफ़ा 32 उसे हम कहते हैं कॉमन इंटेंशन। कोई मर्डर हुआ है वो साथ लगती है, 2 बंदे 3 बंदे से कम है, वो होती कॉमन इंटेंशन की। इनकी इंटेंशन सी मारना तीनों का, लिहाजा इन पे तीनों पे ये एक दफ़ा लगा दी। लेकिन जब ज़्यादा लोग करते हैं ना, 3 से ज़्यादा 5 से ज़्यादा, तो वो होती है दफ़ा 149, उसे कॉमन ऑब्जेक्ट कहते हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट लगता है ऐसे एक ही चीज़ है, कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट बज़ाहिर लगता है एक चीज़ है लेकिन बड़ा ही डिफरेंट है। कॉमन इंटेंशन होती है कि मारना है, सब ने मिल के सोच के आया मारना है। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट 149 जो दफ़ा ये आप कह रहे हैं ना, काफ़ी सारे लोग होते हैं इन्वॉल्व हर वाक़या में। हम समझ बैठते हैं कि कोई एक है, ये मलक रियाज है अकेला है या फलां अकेला है, वो बहुत सारे लोग होते हैं हर मामले में। बात ये करना चाह रहा हूँ बुखारी साहब ना, ये पूरे प्रोग्राम में काज़मी साहब एक बात आखिर बिल्कुल अच्छी कर देते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त। कैसी इन्होंने बात की कि बिजली देने वाला भी तो कोई था, मीटर रीडर भी तो कोई था जी, इसीलिए बिल चेक होना चाहिए। कोई बात बिल भी पे होता है कि नहीं छुपाने। अब मैं इनकी तरफ, अब बताएं कि ये क्या कहाँ पे बिल्ड आपने कैसे की ये स्टोरी? ये बुनियादी तौर पे ख्याल यही किया जाता है कि उस अरसे के दौरान इन्होंने बिलिंग में भी घपले किए हैं या बिल पूरा नहीं दिया या सिरे से दिया ही नहीं है। ये इस पे नोटिस लेना चाहिए, अदलिया को लेना चाहिए, और बहुत सी बातों पे नोटिस ऑलरेडी और उस वक्त क्यों नहीं वो चेस्को साहब ने कहा? और ये जज साहब को ये सवाल भी करना चाहिए था कि आप किस कैपेसिटी में ये ग्रिड स्टेशन अपना जाहिर करते रहे हैं, और ये जो MD लेस्को कह रहा है ये किस बुनियाद पे कह रहा है कि आपने उस पर कब्जा किया हुआ है। पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया? तो MD लेस्को को भी जब बुलाया गया तो उसने बताया। अब यहाँ पे तो ये सूरत हाल है कि एक और साहब हैं, उनकी स्टील फैक्ट्री है, उनको भी ग्रिड स्टेशन मंजूर करवाना था, उनको काफ़ी ज़्यादा बिजली की ज़रूरत थी, वो
उसके लिए ग्रेड स्टेशन मंजूर करवाना पड़ता है और 10 करोड़ रुपया उसके लिए देना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। उसका हल किसी ऑफिसर ने विद इन हाई रैंक्स लेस्को में ये बताया कि जी आप कोई वो पैनल होते हैं गालबन वो लगवा लें तो 2 में आपका काम पूरा हो जाएगा, आपकी रिक्वायर्ड जो बिजली है वो पूरी हो जाएगी। अब उनके लिए 1 करोड़ से भी कम पैसा होता है, तो इस तरह से 10 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो स्टेट को बर्दाश्त करना पड़ा है। और उन्होंने कौन सी गाड़ी उसके बदले में ली है इसका नहीं पता। BMW ली होगी जाहिर है, इतना जो बगैर पेट्रोल इंजन के कहते हैं 100 किलोमीटर तो इंजन के बगैर चलती है क्योंकि वो BMW। असल में बरयाम साहब नॉर्मली लगता है कि पता इन्हें क्या शायद अच्छा ये इन्होंने एक बात की है काज़मी साहब ने काबिल गौर, इन्होंने कहा जी कि एक स्टील मिल, हाय हाय हाय, इसमें इन्होंने सारी बात कर दी। अगर एक स्टील मिल हमारे साथ ये कर रही है जाती, तो जो रियासत की स्टील मिल है अगर वो भी चली गई किसी जाती नातिन दिन्ना के पास, तो हमारे पास पैसे तो क्या आने हैं, उसकी बिजली भी मुफ्त हो जाएगी, बाकी नुकसान तो यही बात है ना। और अगर तीसरी कोई चीज चली गई, चौथी वो जो था हस्बे मंशा मियाँ मंशा हस्बे नादिन दिना के 70 अरब का बोली लगी है बैंक की, तो 11 अरब में सौदा हो गया। कितने चौकस लोग हमारे और उसके एसेट्स उससे ज्यादा हैं, एसेट्स उससे, जमीन उससे ज्यादा, उसके ऊपर खड़ी इमारत तो दूर की बात है, स्ट्रक्चर जो ये कौन है मियाँ मंशा, कौन है ये जो हस्बे मंशा है? ये जी हस्बे मंशा, और ये समझ लें कि हम यरगमाल हैं इन 2 लोगों के हाथों में। तो इनकी आपस में जंग है, इस दफ़ा मियाँ मंशा साहब जीत गए हैं। इनके अपने बैंक्स में जाएं तो यहाँ एक बैंक है, वहाँ मेरा भी अकाउंट है UBL का, उसमें हर वक्त कंप्यूटर बंद रहते हैं, कभी जनरेटर बंद है, कभी AC बंद है। कोई नहीं स्टेट बैंक वाला भी कि उसके खिलाफ एक्शन ले, उस बैंक लोगों की कतारें खड़ी रहती हैं। और ऊपर से ये आपको पता है ये कैपिटलिस्ट सारे आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो जो जितना बड़ा बड़ा कैपिटलिस्ट है वो सारों ने अपने अकाउंट से इधर शिफ्ट कर लिए हैं। वो बीकन हाउस वाले हैं, वो इधर दूसरे तीसरे हैं, वो जो तालीम बेचते हैं सभी जी, बहुत मतलब एक से एक बड़ा जो सरमायादार है वो अब इकट्ठा है। हमें ये दिखाया जाता है कि ये आपस में लड़ रहे हैं, वो आपस में अपने पैसों पे लड़ रहे थे, हमारे खिलाफ तो मुत्तहिद है। अभी ये लोगों को ये भी बताया जा रहा था कि मलिक निसार जो हैं वो मलिक रियाज के साथ कोई चौधरी निसार जो हैं मलिक रियाज के साथ कोई उनका बड़ा फड्डा होगा और ये होगा। अभी ये खबरें हैं कि उनकी सेटलमेंट हो गई है, दरमियान में मतलब इतनी जल्दी सेटलमेंट हो गई है, अभी तो कुछ हुआ ही। बात तो यही है ना जी कि माफिया ये जो कह रहे हैं ना जी कि एकदम सारे इकट्ठे हो जाते हैं, माफिया जो है ना हर तरफ, वो एक बात बनती बनती बिगड़ जाती है कि ये फंस जाएगा। आप शायद ठीक है, हर मामले में ऐसा होता है। आप देखिए कोई भी खबर बड़ी आती है एकदम, हाजी मुशर्रफ साहब आ गए, कल का वाक़या, परसों का वाक़या, अगले दिन नहीं आती है कोई खबर, वो गायब हो जाती है, वो गायब हो जाती है। तो ये इसलिए एकदम इकट्ठे हो जाते हैं, जो भी कोई फंसता है सारा शायद एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग हाथ में होती है, वो कहते तुम ये करोगे मैं ये कर दूंगा, फिर वो खबर पीछे। ये बात वैसे बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं जी कि चूंकि यही होते हैं लड़ने वाले सुलह, ये एक दूसरे के ये खानदान रिश्तेदार भी हैं आपस में। अच्छा मिसाल के तौर पे एक नई ख्वाजा नईम या मियाँ नईम है जो सेनेट के अंदर कमेटी बनी हुई है बिजली वाली इलेक्ट्रिसिटी की, कोई रिलेटेड बापदा से, उसके वो हेड है, मुझे किसी ने कमो बेश बताया है, और वो जरदारी साहब ने अपॉइंटमेंट की हुई है उनकी। वो पता है कौन है? कौन है? ख्वाजा आसिफ साहब के बिरादर निस्बतिया या बहनोई या भाई या कजन है वो। अब बताएं कि जरदारी साहब ने वापडा का लगाया वो उनको सेनेट की कमेटी का, और अब ये बिजली पानी के वजीर बन गए ख्वाजा आसिफ साहब। अब अगर कोई अदालत में कहाँ से कोई केस जाएगा, कौन सुनेगा, किसके खिलाफ आवाज उठाएगा? बताएं। मामा दिया में बात गोल होगी। जी अब देखें ना, पंजाब पूरे ने इनको इतना हैवी मैंडेट दिया है
बल्कि ये वजीर आजम ही पंजाब ने इनको बनाया है, बाहर से तो इनको मिला ही कुछ नहीं। कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ से पंजाब ने वजीर आजम बनाया है। और मियाँ साहब के बयान आप देख लें, वो कहते हैं पंजाब हमको पंजाब के लिए नहीं है, हम तो पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। और पंजाब के इश्यूज क्या थे जिनकी वजह से पीपल्स पार्टी रिजेक्ट हुई? 3 बुनियादी इशू थे। एक पावर, ये लोड शेडिंग, एक ये CNG का मसला, और एक बहुत बड़ा मसला जो सराइकी सूबे का था। ये 3 इश्यूज थे जो पीपल्स पार्टी की हार का बायस बने, पंजाब की यूनिटी खराब होने की वजह से। उसमें मेरी आपकी राय ठीक है, लेकिन मेरा एक ख्याल है कि सबसे बड़ी वजह जो थी वो जरदारी साहब थे। जी हाँ, दुरुस्त। जैसे लोगों ने कहा, इमरान खान, सब लोगों ने कहा कि जिस पार्टी को इतने जर्नैल, इतने डिक्टेटर, इतने मार्शल मिलके खत्म ना कर सके, हाँ। उसको एक आदमी ने खत्म कर दिया। जी दुरुस्त। क्योंकि उनका टारगेट, जो लीडर का जब टारगेट वो ना हो कि जो अवाम और कौम और मुल्क का टारगेट होता है, कौमों का जो टारगेट होता है, तो सियासी लीडर का टारगेट तो नादिन है। तो उसने कहा मेरे जेल के साथी हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनकी तरबियत, सियासी तरबियत जेल में हुई है, पब्लिक में तो हुई नहीं। मेरे दुखों में होते तो इनको पता था। जी बिल्कुल दुरुस्त। जेल से डायरेक्ट इंटरनेशनल अफेयर्स पे चले गए हैं, और अब वो चाहते हैं कि तारीख उनको याद रखे। तारीख बगैर पॉपुलर लीडरशिप के तो याद नहीं रखती। भुट्टो याद इसलिए इंटरनेशनली भी कि वो लोगों के दिलों में आज चल रहा है। में आ गए। आपने पब्लिक पॉलिटिक्स तो की नहीं, क्यों बुखारी? वरियाम साहब देखिए, एक तो चलो आपकी बात ठीक है कि बोगज़े माविया कह लें जरदारी साहब की वजह से ये आए, लेकिन दूसरी बात जो ये मौक़िफ़ लेके आए ना, जो ये बता रहे हैं सारोरी कि मतलब ये करेंगे, वो करेंगे, बिजली, दहशतगर्दी जो खत्म, वो मौक़िफ़ तो पीछे छोड़ देते हैं। आप मेरी बात सुने बुखारी साहब, मेरे अमाम हैं गरीब लोग, आप कितने अमीर हैं, मोटरसाइकिल में एक छोटी सी गाड़ी होगी आपकी, बस मर्सिडीज तो नहीं है ना, पर मर्सिडीज है। पर मर्सिडीज तो हमारे कादमी साहब छोटी सी गाड़ी होगी, मैं साइकिल पे आगे खोती रेडी पे। हम तो गरीब मस्कीन लोग हैं ना, वो मिडिल क्लास जो हुडल क्लास होगी हमेशा ही, हमेशा। हम तो वो है ना मजदूर, 4-4 नौकरियां करके पेट पालते हैं बच्चों का। ये लोग जो है ये वो, मैंने जॉन पर्किंस की किताब जब से पढ़ ली ना, इकोनॉमिक हिटमैन, कन्फेशन ऑफ, तो मुझे जरदारी साहब की समझ आ गई ये कैसे वजीर आजम बन गए। मुझे वजीर आला की नवाज शरीफ समझ आ गया, वजीर आला का आजम कैसे बन गए, मुइन कुरैशी कैसे ऊपर आ गए। ये सारे तो इकोनॉमिक हिटमैन है ना, कि इनके पहले वो आपस में नादिन दीना कर कुड़ के तय करके जी आपको हम लेके आते हैं, आपने ये रेगुलेटरी निज़ाम वजह कर देना है हमारे हक में, आपने प्राइवेटाइजेशन कर देनी है, चीज़ें बेच देनी है हमारे हक में, आपने ये सौदे दे देनी है हमारे हक में, आपने ये काम कर देने हैं हमारे हक में, आप अपने हक में उसके बाद सारा कुछ कर लो। हम मुल्क कौम ये वो ड्रामा झूठ फराड, ये तो भाई हमारी अब गरीबों के लिए ना, उनके आप तो हमें चलाएं, हम आपको चलाएंगे, ठीक है ना। अब बेनजीर साहब को क्यों मारा गया? जब 25 लाख आदमी की धड़कन एक हो के दिल धड़का है उस कराची में, तो उन्होंने कहा ये खतरनाक है, इसके साथ तो लोग हैं, तो उनको पॉपुलर बंदे को तो वो क्रैंक कर देंगे। अब आपका क्या ख्याल है, इमरान खान अगर उनकी बात मानेगा, नहीं मानेगा तो ये आ सकता है, ये 2-3 और शुक्र करें बच गया, नहीं तो टीका लग जाना था अस्पताल के अंदर। आप बताएं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। आप अगर भुट्टो साहब की फांसी के ऊपर भी गौर करें, और हमारा जो हमने जहाँ से प्रोग्राम का आगाज़ किया उस पर गौर करें, तो ये दोनों चीज़ें इतनी जुड़ी हुई हैं जिससे ज़्यादा अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी कम है, और ये ज़्यादा नज़र आती है कि यहाँ भुट्टो साहब वो पहले आदमी थे जिन्होंने सरमायादार पे हाथ डालने की कोशिश और उनको उसकी सज़ा देने में हो न हो, उस कॉन्स्पिरेसी को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, उस सज़ा देने में भी यहाँ का कैपिटलिस्ट भी मुलव्वस रहा होगा। अच्छा, मैं ब्रेक से जाने से पहले एक और बात मैं कर दूँ। नाज़रीन किराम, हम सब का मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती, पहले इनसे मैं पूछ लूँ, मेरे मुर्शिद पाक बैठे, हमारा ख्याल ये है ज़ाती तौर पे कि ये जो हम समझ रहे होते हैं, जो हमें दिखाया जा रहा होता है किसी भी जगह, वो नहीं होता। मैं अमेरिका को भी मजलूम समझता हूँ और बड़े साहूकार सरमायादारों के पंजों में कठपुतली समझता हूँ। जितना नुकसान अमेरिका, जैसे
वहाँ पे कराची में मुहाजिर लीडरशिप के हाथों बहुत नुकसान हुए हैं, वो माने न माने मुहाजिरों के। इसी तरह अमरीकी सरमायादारों के हाथों में जो अमेरिका का जनाजा निकला उसकी इकॉनमी का, इस पे आके बात करते हैं। अभी हम छोटी सी ब्रेक ले लें, फिर 1 2 4 मैं ज़रा उसमें उन शाफात भी करते ब्रेक।